नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी क्लास स्टार्ट होती है सेवक और पायलट बैच में, जिसे मैं बोलूँ तो हिस्ट्री की। ठीक है, चलो। तो गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ दीपक प्रजापति। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। ऋतिक सिंह हमारे साथ हैं, अमित मिश्रा भी हैं, हरदीप सिंह हैं, हिमांशु चौहान। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, आपकी स्वीकार होगी। अजय कुमार गुप्ता, अभिषेक यादव है। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे। और मैंने कल बताया आपको मौर्योत्तर मौर्यकाल प्लस के मौर्योत्तर काल का ये प्रैक्टिस सेट होगा। और मैं एक और आपको बात बताना चाहूंगा थोड़ी सी, ठीक है ना। क्या बात होगी सर जी? इसमें वो भी क्वेश्चन होंगे जो मैंने नहीं कराए हैं, तो उन्हें आप जो है ऐड करते चलेंगे। बढ़िया तरीके से कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चन का हम जवाब तो दे ही सकें, तो आपको ऐड करते चलना है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, और तैयारी भी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन ना छूटेगा। ठीक है, चलो। तो एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर मुझे बताएंगे सर जी हम रेडी हैं, अब क्लास स्टार्ट की जाए बिना देरी किए हुए। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी थंब का निशान लगाकर यहाँ पर मुझे अवगत कराएंगे कि सर हम रेडी हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अ, तो सभी की गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, सभी की स्वीकार होगी। और मेरे प्यारो, अब क्वेश्चनों का चलेगा तांडव। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का जवाब आप ही को देना है। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में। सर जी आपकी क्लास पढ़ने के बाद सारा दिन बढ़िया जाता है, लव यू सर जी। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर बताते चलेंगे, ठीक है ना। थंब का बताना है, दिल ना बताने, ठीक है। चलो, तो बहुत बढ़िया, तो सभी ने हाँ बता दिया सर हम रेडी हैं, अब क्लास स्टार्ट की जाए। चलो मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर होगा। और हाँ, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मैं व्याख्या नहीं करूंगा। कभी आप सोचें कि सर जी पूरी व्याख्या करके हमें बताएं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो व्याख्या यदि मैं कराऊंगा तो फिर उस व्याख्या का कोई औचित्य ना रहेगा। और ठीक है ना, तो आप सारे के सारे समझदार हैं, तो ये एक टेस्ट के रूप में आपके लिए होगा। किसके लिए होगा सर जी? टेस्ट के रूप में होगा, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलो। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है ना, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हम ऐसे भी बोलेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में पहला जो साम्राज्य है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? यहाँ सभी मेरे शेरों का जवाब आ रहा है सर, आप ए कर देना। ए का मतलब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सी मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो ये छोटी छोटी सी चीजें आप सभी को पता है। तो सर जी इन्होंने स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की। आगे बात समझ में। इन्होंने जो स्थापना जो की है वो किसकी की है सर जी? मौर्य साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा होगा, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रो कोट्स कहा गया है? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, और मैंने सारे क्वेश्चन ये आपको करा दिए हैं। यूनानी लेखक होंगे, लेखक का नाम होगा जस्टिन, और जस्टिन ने किसे सैंड्रो कोटस कहा है? तो आप बता रहे हैं सर जी, आप मेरा तो ए कर देना, और ए एकदम यहां पर राइट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सी मौर्य? तो हम बताएं सर, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य आपको कर देना है। भाई जस्टिन मैंने लिखवाए थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है, ये है सैंड्रोकोटस है, एंड्रोकोटस है। तो ये सारी चीजें मैंने कराई, तो आपने बताया बहुत बढ़िया तरीके से। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आप बताते चलेंगे। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य
और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। इनमें से वो कौन सा इतिहासवेत्ता है, वो कौन सा इतिहासकार है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की जो आपस में भेंट हुई है उसका उल्लेख किया है? प्लिनी ने, जस्टिन ने, स्ट्रैबो या मेगास्थनीज ने? तो ये आप सभी बताएंगे मुझे बहुत बढ़िया तरीके से। निम्न में से किसने सैंड्रोकॉटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? अब देखूंगा कौन स्पीड के साथ इसका जवाब मुझे देगा। और यहाँ बता रहे हैं सर जी आप ए कर देना। ना भाई, अब के तो जस्टिन करेंगे। किसने? जस्टिन ने। तो ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा आपके सामने था और आपने बताया तो और अच्छा हुआ कि निम्न में से किसने, या मैं बोलूं कि जस्टिन ने सैंड्रोकॉटस, और सैंड्रोकॉटस किसे बोला गया? चंद्रगुप्त मौर्य और, ठीक है ना, सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो यहां आप लगा देंगे सर जी बी। बी मतलब कि जस्टिन एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमसे परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। देखो, एक तो हम तैयारी कर ही रहे हैं भाई, हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, सेवक बैच और पायलट बैच की तैयारी हम कर ही रहे हैं, तो एक बार ही क्यों ना इस तरह से थोड़ी सी तैयारी को हम करते चलें कि यदि हमें कभी भविष्य में बड़ी भर्ती भी देखनी है, बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी है, तो ये चीज भी काम आएंगी। तो इस वेश से मेरे प्यारों आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द, ठीक है ना, सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेवंथ पार्ट ऑफ द स्टेट। तो ये आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो 7वां जो अंग बताया गया है उसका नाम होगा सर जी, ठीक है ना। हाँ, कॉपी में भी जो लगे ना आपको नया क्वेश्चन है उसे कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है। हाँ, कॉपी में नोट करते चलने आकाश कुमार जी, जो नया क्वेश्चन लगे तो आप बताएंगे मित्र। भाई जहां आपने चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह करे हैं तो वहीं लिख देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देंगे मित्र को राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग जो है बताया है। चलो अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यदि मैं अर्थशास्त्र की बात करूंगा वो कौटिल्य जी होंगे जिनके बचपन का नाम सर जी विष्णुगुप्त होगा। उपनाम की बात होगी तो चाणक्य होगा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो ये आपको कर देना है सर जी राजनीतिक नीतियां। और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसका जवाब मुझे दिया, राजनीतिक नीतियां करना है, सी नहीं होगा। तो आप बताएंगे जो राजनीति, भाई अब कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वो किस पर आधारित थी? तो राजनीति पर ही तो आधारित थी। तो इसलिए इसका क्या होगा सर? बी एकदम राइट होगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं किसकी बात है सर जी, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका जवाब भी आप ही को बताना होगा और मैं आशा करूंगा कि जवाब आप देंगे। कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, वात्स्यायन का कामसूत्र होगा, तिरुवल्लुवर का जो है तिरुकुल्लर होगा। तो ये आपको बताना है। तो सर जी यहां पर आप कर देंगे बी एकदम राइट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। किससे? तो हम बताएंगे सर जी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो आप बताएंगे सर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। किसके अर्थशास्त्र की बात होगी? तो यहां आप बताएंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। जहां तक ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मेरे प्यारों, यदि मैं आपको बताऊं कि बिंदुसार का जो शासन था, बिंदुसार के शासन की बात कर रहा हूं। बिंदुसार के बारे में आपने पढ़ा होगा 298 ईस्वी से लेकर 273 ईसा पूर्व तक, मतलब ईसा पूर्व से ईसा पूर्व ही है ना,
तो अब बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती, मेरे प्यारो अवंती महाजनपद को जीता और मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष के समंत जो है पासादिका में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, पतंजलि के महाभाष्य में। तो जल्दी से आपको बताना है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपको बताना है। मैं आशा करूंगा कि इसका जवाब आप बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे देंगे और जवाब सर जी आपके आ भी रहे हैं, तो आप राइट करेंगे ए फॉर एप्पल यहां पर बुद्ध घोष के समंत पासादिका में। तो बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीता और मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका में मिलता है। अगला क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ये मैंने करवाया होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है और आपको बताना है किसकी बात कह रहे हो सर। तो यहां पर मैं बात कह रहा हूं मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता। राजा हर्षवर्धन ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। तो जल्दी से आप सभी का यहाँ पर जवाब आना चाहिए। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है सर जी, आप हमारा डी कर देना और डी एकदम राइट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये मैंने कराए हैं आपको सभी क्वेश्चन है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता, तो आप बताएंगे सर जी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रकाशक नियुक्त किया गया था। सेल्यूकस निकेटर की बात है, अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? आपको पता भी होगा सर जी किस भारतीय राजा ने, जिसे मैं बोलूंगा तो वितस्तता का युद्ध बोलेंगे या हाइडे स्पीच का युद्ध जो झेलम नदी के किनारे हुआ था। सेल्यूकस निकेटर और मेरे प्यारो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन से मौर्य होंगे? तो हम बताएंगे सेल्यूकस निकेटर और सर जी चंद्रगुप्त मौर्य के बीच यह युद्ध होता है और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है ना, जो हेलेना कार्नेलिया जिसे हम बोलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ये आप सभी को पता भी होगा और आपने किया है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या शिवाजी ने? बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और मैं आशा करूंगा कि आप सभी इसका जवाब भी मुझे देते चलेंगे। जल्दी से बताओ भाई, इसका जवाब भी आप ही सभी को देना है और जवाब आ गया सर जी। आप मेरा तो क्या कर देंगे, अशोक कर देना। किसने की थी? राजा अशोक ने। तो किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो आप इसका जवाब लगाना सर जी, अशोक ने। 10 का क्या होगा? ए होगा। अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? मेरे प्यारो, अभिलेखों की बात होगी, अशोक का वो कौन सा अभिलेख है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ? इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, इंस जो है क्रिप्शंस ऑफ अशोक साउथ इंडियन स्टेट आर जो है जल्दी से बताएंगे, इसका जवाब भी आप ही को देना है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो आप बताएंगे सर जी द्वितीय। और जो बता रहे हैं भैया बहुत बेहतरीन। तो मुझे अब लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है, क्योंकि सभी ने ये तो क्वेश्चन मैंने बताया भी ना था। और समथिंग में देखूं तो मैं जो है क्योंकि अधिकांश देख रहा हूं कि सभी का जवाब जो है अच्छे ही आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो आप बताएंगे सर जी द्वितीय मुख्य शिलालेख में
और जी की प्रथम की यदि मैं बात करूंगा तो प्रथम में किसका उल्लेख किया गया है, तो पशु बलि की निंदा की गई है, जो पशु की बलि दी जाती थी। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। ये बताना, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि जो बाग है इसका निर्माण करवाया था राजा अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर स्वामी ने, या भगवान महावीर ने, या धनवंतरी ने। ये क्वेश्चन, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, तो आप इसका भी क्या लगा देंगे सर जी, अशोक ने करवाया था। किसने भैया, भारत की जो पहला जो हॉस्पिटल है और औषधि जो है इस बाग का निर्माण यदि बात आएगी तो आप राजा अशोक कर देंगे। यहां पर किसने, राजा अशोक ने करवाया है। चलो अगला क्वेश्चन होगा, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। आपको पता होगा तृतीय बौद्ध संगति हुई है सर जी, कौन सी, तो हम बताएंगे सर तृतीय बौद्ध संगति, और सभी ने की भी है तृतीय बौद्ध संगति, कई बार पढ़ लिया। तृतीय बौद्ध संगति की यहाँ पर बात होगी मेरे प्यारों, कौन सी संगति है, तृतीय बौद्ध संगति। और यदि मैं बात करूं सर 250 ईसा पूर्व, कौन सी, तो हम बताएंगे सर 250 बीसी में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। और कहां पर, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष बनाए थे मोगलीपुत्तिस। ठीक है, कौन थे सर जी, मोगलीपुत्तिस, आपको बता देना है। मैंने कल भी बताया है 21 तारीख की जो क्लास है भैया, वो मैंने क्लास बाहर से ली थी और जिसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था, तो पीडीएफ से कर लेना आप। ठीक है, जो पीडीएफ पड़ी होगी उसकी, उससे आप कर लेंगे एक बार है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित में से कौन से वो मौर्य शासक हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और दशरथ। इनमें से बताना एक और दो, एक दो, दो तीन, तीन चार, दो चार, एक तीन, सही उत्तर चुनना है। तो निम्नलिखित में से मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये आपको बताना है। और बता रहे हैं सर जी, आप क्या कर देंगे, बी कर देंगे। भाई बी नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा सर जी, भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म अपनाया। ठीक है ना, कौन सी धर्म की बात होगी, तो हम बताएं चंद्रगुप्त मौर्य का, तो सर आप जैन धर्म कर देना। ठीक है, कौन सा धर्म होगा मेरे प्यारो, तो मैं यहां लिख दूंगा जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार ने मेरे प्यारो आजीवक संप्रदाय का ये तो अनुयायी था, मैंने लिखवाया भी होगा। कौन सा संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय, इस तरीके से करना है, आजीवक संप्रदाय। और बात किसकी आती है, अशोक, ठीक है, और राजा दशरथ, ये दोनों के दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इसलिए 2 और 4 क्या होंगे, एकदम राइट होंगे, 2 और 4। तो ये करना है 2 और 4। तो यहाँ जिसका भी क्या आ रहा है सर, डी आ रहा है, वो एकदम राइट है। तो आप बता देना सर 2 और 4 एकदम करेक्ट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं निम्नलिखित में से कौन सा वो अधिकारी है जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो इसका जवाब भी आप सभी को देना है। और बता रहे हैं सर जी, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो भैया युक्त भी था, प्रादेशिक भी था, राजुक भी था, नहीं था तो अग्रहारिक नहीं था। क्या नहीं था, तो हम बताएंगे सर जी अग्रहारिक नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो आपको नोट भी कर लेने हैं और याद भी करने, अग्रहारिक। चलो 16वां क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है। कौशाम्बी कहाँ अवस्थित है, मतलब कि कौशाम्बी में क्या अवस्थित है, कुशीनगर की बात होगी, इसमें क्या है, सारनाथ की बात होगी, इसमें क्या है, और भैया श्रावस्ती में क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और मैं भी अपना एबीसीडी, और ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है, मैं भी अपना क्या कर लूं सर जी, एबीसीडी कर लेंगे। कौशाम्बी की बात होगी सर, इसमें तो घोषिताराम मठ अवस्थित है, तो ए का होगा 2। कुशीनगर की बात होगी सर, राणा भर स्तूप आपको बताना है, 3 होगा।
सारनाथ में धम्मे की स्तूप है, सभी को पता एक होगा। और श्रावस्ती मेरे प्यारों सहित महेत है, तो आप बोलेंगे 4। तो 2 3 1 4, देखो 2 3 1 4 कहाँ है? 2 3 1 4, तो इसका होगा C4 कैट, राइट एकदम। तो 2 3 1 4, और इन्हें करते चलेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हमसे निश्चित तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन होगा, ये इंग्लिश में होगा फिर हिंदी में। सम्राट अशोक के राज्य देशों का सबसे पहले विकुटन मतलब कि डिसाइफर किसने किया था? कहने का मतलब है पढ़ा किसने था? ये बात तो होगी जो सम्राट अशोक के जो राज्य देश है, जो शिलालेख है, उन्हें पढ़ने में सफलता, पढ़ने में यदि मैं बात करूं सर जी, पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? पढ़ने की बात होगी, पढ़ने में सफलता। और कब की बात है सर? 1837 की बात है। तो आप बताएंगे सर जेम्स प्रिंसेप्स, मैंने करवाया होगा जेम्स प्रिंसेप्स। ठीक है ना? तो क्या होगा यहाँ पर? बी एकदम राइट होगा, यदि आपने किया होगा और बता भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। चंद्रजीत वर्मा जी ने बताया है ना, चरणजीत वर्मा जी ने। ठीक है सर जी, जेम्स प्रिंसेप्स आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। यही तो क्वेश्चन आते हैं। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम जो भाग है में अशोक के शिलालेख थे, ब्राह्मी लिपि में, आरमेइक लिपि में, देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में। तो आपको कर देना है सर जी खरोष्टी लिपि में, इस तरीके से कर देंगे। D4 डॉग एकदम यहाँ पर राइट होगा। मौर्य साम्राज्य का जो पाकिस्तान में पेशावर है ना, इसके निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। कौन सी लिपि में? तो खरोष्टी लिपि आपको बता देंगे। ठीक है, क्या? खरोष्टी लिपि। चलो अगला क्वेश्चन, गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, और नाम होगा गुजरा लघु शिलालेख। ठीक है ना? ये आपको बताना है कहाँ है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में। तो मैंने आपको कराया था सर जी, ये तो आप कर देंगे क्या? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। कौन से जिले की बात होगी? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। और आप कॉपी खोलकर देख सकते हैं, ये मैंने करवाया है आपको बहुत बढ़िया तरीके से। मेरे एक दोस्त का बार बार मैसेज आता है, सर जी याद नहीं होता, क्या करें? तुम मत करो, दूसरा कोई करेगा है भैया। यदि तुम्हारे बस की नहीं है याद करना, तो कोई ना कोई तो करेगा, और जो करेगा तो वो सिलेक्शन पाएगा। आ रही बात समझ में ना? जो करेगा वो सिलेक्शन पाएगा। ठीक है, तो इसमें याद ना होती क्या करें? तो या में तो करने का कोई मतलब ही ना बन रहा, मत करो, परिणाम आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, पेपर जैसी होगा परिणाम आपके सामने आ जाएगा। तुम्हारे बट की कोई ना कोई पढ़ रहा होगा बैठकर चुप्पदेसी कोने में, लगा हुआ होगा, दिन रात एक कर रखी होंगी उसने। आ रही है बात समझ में ना? वो ना तो ये बोलेगा क्या करें, ना ये बोलेगा क्या होगा, उसे पता है कि परिणाम अच्छा ही होगा। आ रही है बात समझ में ना? चलो अब यहां आ जाओ, बी कर देना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, और बताना होगा क्या? निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? और मतलब ऐसा लगता है कि ये जो पाबंदी है पशुओं के वध पर थी। तो शिला अभिलेख फर्स्ट में, फर्स्ट ही होगा। ठीक है ना? ये आपने बताया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। तो फर्स्ट इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलो, मौर्य समाज का जो विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। यदि मैं बात करूं, जो मौर्य समाज था उस समय, उसका विभाजन हो गया सर जी। ठीक है ना? चलो जी सर, हिंदी और जीके ही आएगा, और मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नहीं दे रखा, मुझे ये समझ नहीं किसमें, किसमें ना दे रखा। चलो, ये बताना है तो आप बता देंगे सर जी मेगास्थनीज के इंडिका में।
ये हम बताएंगे सर। भाई आपको पता भी होगा मेगास्थनीज नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। और इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय जो समाज को 7 वर्गों में विभाजित कर दिया। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में विभाजित कर दिया। और कह रहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। मेगास्थनीज कह रहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। इसमें इन मतलब कि वर्णन भी किया है। और एक और बात की है कि भारतीय लोग गर्म मिजाज के होते हैं, इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन मन के बड़े दयालु होते हैं। ठीक है ना? तो ये बात भी इसने कही है। किसने? मेगास्थनीज ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में टैक्स को छिपाने मतलब चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जाता था? यदि आपने टैक्स छिपा लिया, ठीक है, चोरी कर रहे हो, तो क्या दंड दिया जाता था भैया? मृत्यु दंड था उस समय। क्या? मृत्यु दंड का प्रावधान था। तो मौर्य काल में टैक्स को छिपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड था? तो आप बताएंगे सर जी मृत्यु दंड मिलेगा एकदम। कौन सा दंड होगा? मृत्यु दंड होगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिव्रतो, राजवंशीय इतिहासों, ठीक है ना, तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की यदि संदर्भ की मैं यहां पर चर्चा करूं तो इतिव्रतों, राजवंशीय जो है इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ याद करना या कंठस्थ करना, इनमें से किसका व्यवसाय था? श्रमण का, परी जो है ब्राजक का, अग्रहारिक या मागध? ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप बता देंगे सर जी ये कार्य तो मागध का था। किसका था मेरे प्यारो? तो आप बताएंगे सर ये कार्य था मागध का। पूछा जाएगा तो आप बताएंगे निश्चित तौर पर ये कार्य किसका था? मागध का। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया है? ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा। और आप बताएंगे गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया है? इसका जवाब भी आप सभी को देना है। और मैं आशा करूंगा कि कुषाणों ने, द्रविड़, आर्यों या मौर्यों ने। तो ये आपको बताना है सर जी गांवों का शासन जो है वो स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित हो, ऐसा जो कार्य है वो किसने किया है? तो आप बताएंगे सर जी द्रविड़ों ने। किसने? द्रविड़ों ने। आप छापेंगे गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों ने किया है। अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? मतलब कि यदि पति के द्वारा कोई छोड़ दी जाती है पत्नी, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा जो परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो आप बताएंगे सर जी कामसूत्र में, मानव धर्मशास्त्र में, शुक्र नीतिसार में या अर्थशास्त्र में? तो यहाँ एकदम राइट लगा देंगे आप सर जी अर्थशास्त्र कर देंगे। कौन से शास्त्र की बात होगी? तो यहाँ आपको कर देना है सर इसका तो राइट आपका अर्थशास्त्र कर देना है। कौन सा? अर्थशास्त्र एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलो जी, हाँ सही है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभ्रद यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? इन्हें एक बार देख लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यदि मैं बात करूंगा मौर्यकालीन मूर्तियों में मणि खोए भुजंग सजन्नी फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको क्या अन्याय तूने जगदीश, वो वाला मणि। ठीक है ना? यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से? झींग का नगरा, नोहग्राम, बेस नगर या परखम? तो आप बता देना है सर जी ये तो परखम से प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई है? परखम से आपको बता देना है। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? भाई इसका जवाब आपको देना होगा। इसका जवाब भैया एग्जाम ऑनलाइन होगा और इसका जवाब आपको देना होगा। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? कुजुल कडफिसेस को, बिम कडफिसेस को, कनिष्क प्रथम को,
हुबिस्क को? तो आप बताएंगे सर जी बिम कड़फिसेस ने तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो आप बता देना सर जी बिम कड़फिसेस को। किसको? बिम कड़फिसेस आप यहां पर कर देंगे, बिम कड़फिसेस। चलो, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या सर जी, क्वेश्चन है आपके सामने कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, ये मैंने आपको कराया था और मैं आशा करूंगा कि इसका जवाब आप देंगे सर जी 81 जो है ईस्वी में। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि थी 81 ईस्वी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ये आपको बताना है। कुषाण शासक, ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा। कुषाण शासक और शासक का नाम क्या है सर जी? कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 178 बीसी में, 101 एडी, 58 बीसी या 78 एडी? तो भैया 78 एडी आप यहाँ पर राइट कर देंगे सर जी, 78 एडी ये आपको बताना है, 78 एडी। आर्य बात समझ में? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 78 एडी में हुआ। चलो अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? पुष्यमित्र शुंग का नाम आपने सुना होगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? सारनाथ लेख, वेशनगर लेख, अयोध्या लेख, हाथी गुम्फा? तो आप बता देंगे सर जी अयोध्या लेख में मिलती है। सी फोर कैट एकदम राइट होगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी तो आप बताएंगे सर जी अयोध्या लेख में हमें मिलती है। कौन सी लेख की बात होगी? अयोध्या लेख आपको बताना है। चलो, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। कल करवाया था मैंने ये कल ही करवाए हैं क्वेश्चन, न कल न परसों। परसों ये आपको कराए होंगे और आपने किए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भैया, एग्जाम ऑनलाइन होगा। आ रही बात समझ में ना आ रही? चलो, जो कला शैली भारतीय यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं सर जी? आप करेंगे गांधार। मैंने कल कराया। और गांधार और मथुरा कला शैली का विकास किसने किया था? कनिष्क के शासन में हुआ था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ये क्वेश्चन वन फॉर्मेट में आप बना लेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन होगा पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, उसका नाम क्या? साइरस था, कैम्बिसिस था, डेरियस प्रथम था या सहर्ष था? तो आप बताएंगे सहर्ष। ये इस तरीके से डी फॉर डॉग, सहर्ष आपको लगा देना। क्या सर जी? सहर्ष। ठीक है। चलो, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? यदि मैं बात करूं आंध्र सातवाहन जो राजा हैं, कौन से राजाओं की बात होगी सर जी? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बता देंगे सर जी विष्णु पुराण एकदम यहाँ पर बी फोर बॉय राइट होगा। विष्णु पुराण एकदम यहाँ राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैं आशा करूंगा कि इसे और इंपोर्टेंट बनाना आपका कार्य होगा। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक वंश, इक्ष्वाकु वंश, शक वंश या खारबेल? तो आप बताएंगे सर जी इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 35वां क्वेश्चन होगा, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चलो, इसका जवाब आप ही को देना है। कलिंग नरेश की बात होगी मेरे प्यारो। कौन सा नरेश है सर? कलिंग नरेश। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो ये आपको बताना है। कलिंग नरेश चीदी वंश, कदम वंश, कलिंग वंश या हरियक वंश? और यहाँ पर जवाब आ रहा है सर जी, पीडीएफ वहीं मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप बताएंगे चेदी वंश का। ठीक है, कौन सी वंश? चेदी वंश आपको लगा देना एकदम राइट।
हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख की बात होगी तो आप खारवेल यहां पर कर देंगे। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो आप बताएंगे सर जी वो होगा भाई साहब खारवेल। चलो अगला क्वेश्चन। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ये आपको बताना है और यदि क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान आप बताएंगे किस क्षेत्र में था सर जी? विधि में, ठीक है, किस में सर? विधि में, स्थापत्य कला, विज्ञान या साहित्य? ये भी आप ही को बताना है। मैं आशा करूंगा कि आप इसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे। न्यू क्वेश्चन होगा, पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक जो है विकास की बात है। सर मेरा मैसेज क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? भैया सबका मैसेज सुनाई दे रहा है, यहाँ पर आ जाओ चुप देसी। ठीक है, तो बताएंगे सर जी इसका जो होगा तो आप बता देना विधि। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो आप बता देंगे सर जी विधि में। अगला क्वेश्चन, पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी है? एक पुस्तक है जो भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालती है और पुस्तक का नाम होगा सर जी क्या? पेरिपल्स, ठीक है, ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी है? टेसियस, प्लेनी, टॉलमी, स्ट्रेवो, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो मेरे प्यारो इस पुस्तक का कोई लेखक ही ना मिला, ठीक है ना, इस पुस्तक का क्या है, कोई भी लेखक नहीं मिला है, तो इसका कर देंगे ई। अब दूसरी एक और बात, ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन्हें एक बार है वन लाइनर इस तरीके से जोड़ लेंगे और भेजने हैं मेरे पास टेलीग्राम पर कि सर हमने ऐसे क्वेश्चन ये लिखे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से लिखने हैं और नई चीजें आपको मिली हैं तो इन्हें करेंगे, ठीक है ना। चलो सर मेरा रिप्ले नहीं दिया, क्वेश्चन 3 का आंसर गलत है। कौन सी का? अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं भैया। हमारे भैया कह रहे हैं 3, तुम्हारे हिसाब से होगा भैया एक बार। चलो ये होगा सिकंदर महान, तो एकदम जस्टिन यहाँ पर राइट है, ठीक है। चलो तो ये आपने किए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, यही क्वेश्चन थे, ठीक है ना। क्या है सर जी? यही क्वेश्चन थे, तो इन्हें आप करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। सर मेरा कमेंट्स ब्लॉक है क्या? भैया सबके कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो परसों आपका गुप्त वंश चल ही रहा है, तो गुप्त वंश को हम करेंगे कंटिन्यू परसों। तो ये इसमें नए क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आज ही अभी, ठीक है, 1.5-2 घंटा के बाद मेरे प्यारो इन्हें जो है गुरुजी एक बार बता दो फिजिकल कब होगा। भैया अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है तो मैं कैसे बता दूं फिजिकल कब होगा, ठीक है। जब फिजिकल होगा तो सर क्लास मतलब वीडियो लेकर आएंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? 11 गलत हो गए अभी तक सर जी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 11 भी ना होंगे। जब तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से मन से करोगे तो ये सारे के सारे सब ही हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो इन्हें करना बहुत बढ़िया तरीके से, फिर मुलाकात होगी मंडे को सभी से। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपने एक बार लिखकर और भेजना है मेरे पास इन्हें वन लाइनर में, ठीक है ना। तो सभी को भेजना है, देखूंगा मैं। महतो साहब जी, मेहता जी, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात होगी आपसे परसों मंडे को। तो सभी बताएंगे सर जी परसों आएंगे ना? हाँ चलो, तो किसी का भी कमेंट्स ब्लॉक नहीं है, सबकी कमेंट्स खुले हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।